सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डार्क लेजेंड हॉरर पॉडकास्ट की एक नई वीडियो में। और हमेशा की तरह आज मैं आप सभी को एक नई हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूं। आज की जो हॉरर स्टोरी है वो एक ट्रक ड्राइवर की है और मुझे पूरी उम्मीद है हमेशा की तरह आज की कहानी सुनने में भी आप सभी को मजा आएगा। तो बस एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप कहानी सुनने के शौकीन हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। और हाँ, कहानी सुनने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको कहानी आवाज कैसी लगी और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करना ना भूले। तो सबसे पहले मैं आप सभी को कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये कहानी है एक सत्यजीत नाम के ट्रक ड्राइवर की, जो एक कंपनी का सामान अपने ट्रक में लोड करके एक दूसरे शहर में डिलीवर करने के लिए जा रहा था। लेकिन सफर के दौरान एक हाईवे पर उसका जो ट्रक होता है वह जाम में फंस जाता है और जाम लंबा होने की वजह से काफी घंटों तक सत्यजीत को अपना ट्रक लेकर उसी जाम में खड़े होना पड़ता है। और तभी अचानक से उस हाईवे के अगल बगल वाले जंगल में सत्यजीत को कुछ ऐसा नजर आता है जिसे देखने के बाद सत्यजीत अपना जो ट्रक होता है उसे ट्रैफिक में ही छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगता है और भागते भागते उस जंगल में पहुंच जाता है। लेकिन जब वह उस जंगल में पहुंच जाता है तब उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो बहुत ही ज्यादा डरावनी और यकीन करने के लायक नहीं होती। आखिर क्या देखता है ऐसा सत्यजीत जिसकी वजह से उसे अपना ट्रक ट्रैफिक में ही छोड़कर भागना पड़ता है उस जंगल की तरफ, और आखिर में उस जंगल में उसके साथ क्या होता है, सारी चीजें जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। दिन भर ट्रक चलाने की वजह से सत्यजीत बहुत ही ज्यादा थक चुका था और साथ ही साथ उसे भूख भी लग रही थी, इसलिए वह एक अच्छे से ढाबे की तलाश में था। 2-3 ढाबों पर वह जाकर चेक करके आया था, लेकिन उसे वहां की साफ सफाई पसंद नहीं आई थी, इसलिए वह अपना ट्रक लेकर रास्ते में आगे बढ़ गया। बहुत मुश्किल से उसे एक मनपसंद ढाबा जो था वह मिला, जहां पर साफ सफाई भी थी और साथ ही साथ खाना भी अच्छा था। उसके बाद क्या था, सत्यजीत वहीं पर खाना खाने लगा। तभी जब वह खाना खा रहा था तब उसका फोन बजा। उसने अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देखा तो फोन और कहीं से नहीं बल्कि उसके घर से आया था। सत्यजीत ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, हेलो पापा, आपने खाना खाया या नहीं? ये बात सुनकर सत्यजीत की जो थकान थी वो पूरी उतर गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। और आखिर आए भी क्यों ना, क्योंकि सामने से उसकी बेटी बोल रही थी। सत्यजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बाबू, मैंने खाना खा लिया है, तुम बताओ तुमने खाना खाया या नहीं? उसके बाद सत्यजीत की बेटी ने कहा, हाँ पापा, मैंने भी खाना खा लिया, बस आपकी याद आ रही थी। मुझे पता है ना, आप हमेशा काम पर ही ध्यान देते हो, खाने पीने पर नहीं, और मुझे पूरा पता है कि अभी तक आपने खाना खाया नहीं होगा। ये बात सुनकर सत्यजीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, बेटा बस मैं खा ही रहा हूँ, तुम्हारा फोन आया तो मैं खाना खा ही रहा था। उसके बाद क्या था, बाप बेटी में बातें होने लगी और थोड़ी देर बाद सत्यजीत ने फोन जो था वह रख दिया। सत्यजीत अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसकी बेटी उसके लिए उसकी पूरी जिंदगी थी और वह अपनी बेटी की अच्छी परवरिश के लिए दिन रात मेहनत किया करता था। उसके बाद जब वह खाना खाकर अपने ट्रक में बैठा तो उसने थोड़ी देर आराम किया और जब उसे अपने शरीर में थोड़ी ताकत महसूस हुई तब वह अपना ट्रक लेकर आगे की ओर निकल गया। 1.5 घंटे तक ट्रक चलाने के बाद सत्यजीत का ट्रक एक हाईवे पर पहुंचा और उसने दूर से ही देख लिया कि आगे जाम लगा हुआ है। और ये देखकर सत्यजीत घबरा गया क्योंकि उसके पास डिलीवरी करने के लिए समय कम था और जाम देखकर साफ पता चल रहा था कि 2-3 घंटे तो आराम से जाम में निकल जाएंगे। सत्यजीत ने कहा, अरे यार, इतना भारी जाम, यार मैं तो फंस गया, अब क्या होगा? अब कोई सत्यजीत के पास दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए उसका जो ट्रक था वही ट्रैफिक में आकर रुक गया और इंतजार करने लगा कि कब आगे का जो जाम है वो क्लियर होगा और उसका ट्रक आगे बढ़ेगा। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी ट्रैफिक जाम जो था वो क्लियर नहीं हो रहा था और सत्यजीत ट्रक में बैठे बैठे बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। ट्रैफिक में फंसे फंसे सत्यजीत की जो नजरें थी वो इधर उधर घूमने लगी और अगल बगल वो देखने लगा। तभी उसकी जो नजर थी वो हाईवे के अगल बगल मौजूद
एक जंगल जैसी एरिया पर गई जहां पर बहुत ही ज्यादा घने घने पेड़ और पौधे थे। और उस एरिया में सत्यजीत बहुत ध्यान लगाकर देखने लगा क्योंकि उसे वहां पर कोई नजर आ रहा था। उसने बहुत ध्यान से लगाकर देखा तो उसे नजर आया कि उस एरिया में, उस जंगल वाले एरिया में एक छोटी सी बच्ची खड़ी है। और सत्यजीत ने अपनी आंखें बड़ी करी और अपना जो सर था वो उस एरिया के पास लेकर गया। तब उसने ध्यान से देखा तो उसका जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया और उसकी आंखें मानो फटकर बाहर आ गई। उसने देखा कि उसकी जो बेटी थी वो उस जंगल वाले एरिया में खड़ी थी और सत्यजीत को ही घूर रही थी। ये देखकर बस सत्यजीत से रहा नहीं गया और वो चिल्लाता हुआ अपने ट्रक से निकलकर उस एरिया की तरफ भागा कि आखिर उसकी बेटी इतनी रात को उस एरिया में क्या कर रही है। सत्यजीत को ऐसे भागता हुआ देखकर उस ट्रैफिक में मौजूद जितने भी बाकी के लोग थे वो सत्यजीत पर चिल्लाने लगे, ओए पागल है क्या? ओए अपना ट्रक यहाँ छोड़ दे, क्यों जा रहा है? ओए पागल रुक रुक, ओए पागल है क्या? ओ पागल रुक। सत्यजीत ने किसी की बात नहीं सुनी। आखिर सुने भी कैसे, क्योंकि बात उसकी बेटी की थी। उसने अपना ट्रक उसी जाम में छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ लगा दी। और जब वह उस इलाके में पहुंचा तब तक वहां पर कोई भी नहीं था। सत्यजीत बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उसके बाद सत्यजीत ने अपना जो फोन था उसे उठाया और अपने घर फोन किया। 3-4 बार बेल रिंग हुई लेकिन सामने से किसी ने फोन नहीं उठाया। सत्यजीत की जो घबराहट थी अब वो 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। वो किसी भी हालत में अपनी बेटी से बात करना चाहता था क्योंकि वह बहुत ज्यादा डर गया था। आखिर वो सोच रहा था कि उसकी बेटी इतनी रात को यहाँ पर आई तो आई कैसे। सत्यजीत पागलों की तरह अगल बगल देखने लगा, चारों तरफ देखने लगा कि आखिर उसकी जो बेटी थी वो गई कहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसने अपनी बेटी को उस जंगल वाले एरिया में देखा था। और सत्यजीत अपनी बेटी का नाम लेकर चिल्लाने लगा, सपना, सपना, कहाँ हो तुम? सपना देखो मैं हूँ तुम्हारा पापा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम घर से यहाँ कब आई? कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सत्यजीत को पूरा यकीन था कि उसने जो कुछ भी अपने ट्रक में बैठे बैठे देखा वो एक धोखा या फिर आंखों का वहम नहीं था, बल्कि उसकी बेटी सच में उस एरिया में खड़ी थी। इसलिए घबराते हुए उसने अपनी बेटी को आवाज लगाते हुए ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन काफी बार आवाज लगाने के बाद भी उसकी जो बेटी थी उसे मिल नहीं रही थी। और टाइम टाइम पर सत्यजीत अपने घर पर फोन भी कर रहा था लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था। सत्यजीत की जो जान थी वो मानो हलक में अटकी हुई थी। आखिर उसकी बेटी इतनी रात को ऐसे एरिया में क्या कर रही है, यही सोच सोचकर सत्यजीत की जान जो थी वो निकल रही थी। तभी अचानक से उसे पीछे से किसी की आवाज आई, पापा, पापा, इधर देखो, मैं यहाँ पर हूँ। सत्यजीत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने खड़ी थी और वह भागता हुआ अपनी बेटी के पास गया। उसने अपनी बेटी से कहा, पागल, तू यहाँ क्या कर रही है? वो भी इतनी रात को? तू तो घर पर थी ना, खाना खाकर आराम कर रही थी ना? क्या हुआ तुझे? यहाँ कैसे आ गई तू? बोलती क्यों नहीं? और उसके बाद सत्यजीत की जो बेटी थी सपना, वह कुछ बोल नहीं रही थी बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्यजीत को देखे जा रही थी। सत्यजीत की आंखों से आंसू निकल रहे थे और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था। सत्यजीत ने फिर से घर पर फोन लगाया लेकिन फिर से जो फोन था वो किसी ने उठाया नहीं। और सत्यजीत ने कहा, बेटा तू कुछ बोलती क्यों नहीं? तू यहाँ कैसे पहुंचे? बोल ना, बोल। उसके बाद क्या था, वो जो सपना थी सत्यजीत की बेटी, उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बेटी ने कहा, पापा आप मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जब सत्यजीत ने ये बात सुनी तब वह बहुत ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर मेरी बेटी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है और मुझे ये क्या दिखाना चाहती है। सत्यजीत ने कहा, देखो बेटा, अभी हम घर चल रहे, मुझे कुछ भी नहीं देखना, तुम घर चलो, आओ मेरे ट्रक में बैठो। उसके बाद क्या था, सत्यजीत ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और वो अपनी बेटी को वहां से लेकर जाने लगा। लेकिन तभी उसने कुछ ही कदम बढ़ाए थे, तभी अचानक से उसने महसूस किया कि वो अपनी बेटी को उसकी जगह से हिला ही तक नहीं पा रहा था। और सत्यजीत ने फिर मुड़कर अपनी बेटी की तरफ देखा
तो सपना के चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं था और वह सत्यजीत को देखे जा रही थी। सत्यजीत ने फिर से पूरी ताकत लगाई, लेकिन सपना जो थी वो अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। सत्यजीत ने कहा, बेटा ये तुम्हारे शरीर को क्या हो गया है? तुम यहाँ से हिल क्यों नहीं रही? और उसके बाद सत्यजीत की जो बेटी थी सपना, उसने कहा, पापा मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप मेरे साथ चलिए ना। उसके बाद सत्यजीत ने अपनी बेटी को गोद में उठाने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेटी को गोद में उठाने की कोशिश करी, वह अपनी बेटी को गोद में भी नहीं उठा पाया। उसकी बेटी का वजन तकरीबन 1 से 2 कुंटल का हो गया था और ये बात सत्यजीत को समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सत्यजीत ये सब सोच ही रहा था, तभी उसका जो फोन था वो रिंग हुआ और उसने देखा कि फोन और कहीं से नहीं बल्कि घर से आया था। सत्यजीत ने फोन उठाया और कहा, अबे पागल औरत, हमारी बेटी कहाँ पर है, कहाँ नहीं, तुझे कुछ पता भी है या नहीं? तू पागल है क्या? ये बात सुनते ही सत्यजीत की जो वाइफ थी वो हैरान हो गई कि आखिर क्या हो गया अचानक से, जो सत्यजीत इतनी गुस्से में है। अभी तो वो थोड़ी देर पहले अपनी बेटी से काफी प्यार से बात कर रहा था, बट अचानक से सडनली क्या हो गया है? उसके बाद सत्यजीत की वाइफ ने पूछा, अरे आपको क्या हुआ? अभी तो आप बहुत खुश थे, अपनी बेटी से बात करके फोन रखा था आपने, अचानक से क्या हो गया जो आप इतने गुस्से में आ गए? सत्यजीत ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आकर बौखला गया और उसने कहा, अबे मेंटल, मैं यहाँ हाईवे के पास एक जंगली एरिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारी बेटी साक्षात मेरे सामने खड़ी है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी देर से तू फोन क्यों नहीं उठा रही और हमारी बेटी यहाँ पहुंची कैसे? उसके बाद सत्यजीत की जो वाइफ थी ये सारी बातें सुनकर उसका दिमाग चकरा गया और उसकी वाइफ ने कहा, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपका दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? अभी तो आप थोड़ी देर पहले बहुत खुश थे, आपने अपनी बेटी से बात भी करी और उसके बाद आपने फोन भी रखा खुशी खुशी। अचानक से आपको क्या हो गया है? आपका दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? हमारी बेटी अचानक से वहां कैसे पहुंच जाएगी? मेरे सामने ही हमारी बेटी सो रही है, समझे आप? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही सुलाया है। और रही बात फोन की, अभी मैं फोन साइलेंट पर करके सो गई थी, जिसकी वजह से मुझे पता नहीं चला कि आपका फोन आ रहा है, बट जब मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि आपके मिस कॉल्स थे, मैंने तुरंत आपको कॉल बैक किया है। हमारी बेटी हम मेरी आंखों के सामने है। ये बात सुनकर सत्यजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई और सत्यजीत ने कहा, अरे पागल, तू मान क्यों नहीं रही है? हमारी बेटी मेरी आंखों के सामने खड़ी है। रुक, मैं तुझे फोटो भेजता हूँ, फिर तू मानेगी। रुक अभी 1 मिनट। उसके बाद क्या था, सत्यजीत ने फोन निकाला और अपने फोन का कैमरा ऑन किया ताकि वो अपनी बेटी सपना की फोटो खींचकर अपनी वाइफ को सबूत भेज सके। लेकिन जैसे ही वो कैमरा खोलता है तो बस उसकी जो आत्मा होती है वो उसके शरीर से बाहर आ जाती है, क्योंकि उसकी जो बेटी होती है वो कैमरे में नजर आ ही नहीं रही होती और सत्यजीत की जो वाइफ होती है वो लाइन पर होती है। इसकी वजह से सत्यजीत घबराते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सत्यजीत की वाइफ सब कुछ सुन रही थी। सत्यजीत की वाइफ ने सामने से कहा, अरे तुम्हें हो क्या गया है? क्यों हकला रहे हो? किस बात से डर रहे हो? हाँ। उसके बाद सत्यजीत ने कहा, अरे मैंने अभी कैमरा खोला है अपनी बेटी की फोटो खींचने के लिए, लेकिन कैमरे में हमारी बेटी नजर ही नहीं आ रही। उसके बाद क्या था, ये बात सुनकर सत्यजीत की जो वाइफ थी उसने सिर्फ एक ही बात कही, भागो भागो वहां से, भागो। तुम जिसे देख रहे हो वो कोई तुम्हारी बेटी नहीं, बल्कि या तो छला हुआ है या तो किसी और की आत्मा जो रूप बदलकर तुम्हें फंसाने के लिए आई है। भागो वहां से। ये बात सुनते ही सत्यजीत जो था वो बस वहां से भागने के लिए अपने कदम बढ़ा ही रहा था, तभी उसे पीछे से आवाज आई, भूल कर भी कोशिश मत करना यहाँ से भागने की, समझे? वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। चुपचाप से यहाँ मेरी तरफ देखो। ये आवाज सुनते ही सत्यजीत जो था वो बस मान लीजिए कि अपने पैंट में पेशाब कर ही चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो तकरीबन एक 20 साल की लड़की, जिसका पूरा शरीर जो था वो सफेद था और उसकी आंखें पूरी काली, और वो सत्यजीत के सामने खड़ी थी। ये देखकर सत्यजीत की जो आवाज थी मानो गायब हो गई। वो चिल्लाना जैसे भूल ही गया और वो एक बुत बनकर उस लड़की को
देखता रह गया। उस लड़की ने सत्यजीत से कहा, मैं बस एक ही बात तुमसे कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ चलो और मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। बोलो, मंजूर है तुम्हें मरना या फिर मेरी बात मानना? सत्यजीत ये बात सुनते ही ऊपर से नीचे तक वैसे ही दहल गया था और तभी अचानक से उस सत्यजीत की जो वाइफ थी उसका फोन ऑटोमेटिकली ही कट हो गया। सत्यजीत के हाथ पैर पूरे जाम हो चुके थे, वो मानो एक जिंदा पुतला बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ से सत्यजीत की वाइफ ने कॉल बैक करी, लेकिन उसे सिर्फ एक ही बात सुनाई दी कि आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद पुनः प्रयास करें। ये आवाज सुनकर सत्यजीत की जो वाइफ थी उसने भी अपना माथा पकड़ लिया और वो सीधा मंदिर में भागती हुई गई, हाथ जोड़ने के लिए कि हे भगवान, मेरे पति को बचा लीजिए, पता नहीं कौन सी मुसीबत उनके गले आ लगी है। सत्यजीत भले ही डरा हुआ था, लेकिन एक मजबूर इंसान अपनी जान बचाने के लिए क्या ना करे। उसने घबराते हुए कहा, क्या करना पड़ेगा मुझे? आप मुझे जिंदा छोड़ दीजिए, मेरी एक छोटी बच्ची है, एक छोटा परिवार है, मुझे जिंदा छोड़ दीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। उसके बाद वो जो लड़की थी, लड़की तो वो खैर थी नहीं, थी तो किसी लड़की की आत्मा है। उसने कहा, चलो मेरे साथ चलो। उसके बाद क्या था, वो लड़की एक जिंदा लाश की तरह धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी और सत्यजीत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे पता था कि अगर वो कुछ भी 19-20 करता है तो वह आत्मा उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी और उसे जान से मार देगी। सत्यजीत कपकपाते हुए पैरों के साथ कदम बढ़ाते हुए उस आत्मा के पीछे पीछे चल देता है और वह आत्मा सत्यजीत को एक बहुत ही घने पेड़ के नीचे लेकर जाती है और कहती है, खोदो खोदो इसे, मैंने कहा खोदो। सत्यजीत बहुत ज्यादा डरा हुआ था। बिना कुछ सोचे समझे वह उस जमीन को खोदने लगता है और हाथों की वजह से वो ज्यादा मिट्टी को नहीं खोद पा रहा था, इसलिए उसने एक बड़ी सी लकड़ी ली और लकड़ी की मदद से उस मिट्टी को खोदने लगा। काफी देर तक मेहनत करने के बाद, पसीने से भीगने के बाद उसने काफी अंदर तक जैसे तैसे गड्ढा खोद दिया और गड्ढा खोदते खोदते उसे एक चीज नजर आई और वो चीज थी एक इंसानी हाथ। उस आत्मा के कहने पर डर के मारे सत्यजीत जैसे तैसे अपने दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रखकर हिम्मत करके खोदना जो है वो जारी रखता है और तभी खोदते खोदते उसे एक लाश मिलती है जो आधी सड़ चुकी होती है। उसके बाद सत्यजीत उस लाश को देखकर बस रोता और बिलखता रहता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी उस आत्मा ने कहा, ये मेरा शरीर है। 6 महीने पहले मैं इस बगल वाले हाईवे से अपनी कार में गुजर रही थी, तभी अचानक से मेरी जो कार थी उसका टायर फट गया और मेरी कार हाईवे से जाकर टकरा गई। जैसे ही मेरी कार टकराई तो मैं जिंदा बच गई। अपनी जान बचाने के लिए मैं कार से बाहर निकली तो मैंने देखा कि रोड पर, हाईवे पर ढेर सारी कीले और नुकीली चीजें बिछाई गई थी और यह देखकर मैं समझ गई थी कि मेरी गाड़ी को किसी ने रोका है। उसके बाद मैंने आसपास देखा तो 3-4 लोग किसी जंगली एरिया में छुपकर बैठे थे। जैसे ही मैं बाहर निकली तो वो मुझे घेर कर खड़े हो गए। मैं समझ गई कि मुझे अपनी रक्षा करनी चाहिए। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो 5-6 लोग थे और उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। मैंने बहुत मदद की गुहार लगाई लेकिन उस रात उस हाईवे पर कोई नहीं था। इसी का फायदा उठाकर जबरन वो मुझे यहाँ ले आए और मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया।
उन्होंने मेरी इज्जत लूटी और मुझे मार के यहीं दफना दिया। मैं तब से यहीं भटक रही हूँ, तब से यहीं भटक रही हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। सत्यजीत ने हकलाते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुमने मुझे क्यों रोका? मैं क्या कर सकता हूँ इन सब चीजों में? मुझे बताओ। उसके बाद उस लड़की की आत्मा ने कहा, तुम सिर्फ इतना करो कि पुलिस वालों को बताओ कि तुम्हें यहाँ क्या मिला है, समझे? और याद रहे कि ये लाश मेरे माता पिता तक पहुंच जानी चाहिए ताकि वो मेरा अंतिम संस्कार करें और मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊं। बहुत समय से यहाँ भटक रही हूँ, मुझे यहाँ से मुक्ति चाहिए। उसके बाद क्या था? सत्यजीत ने कहा, आपको मुक्ति कैसे मिलेगी? लेकिन मैंने तो सुना है कि जब तक कोई आत्मा अपनी मौत का बदला न ले ले तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। और अंतिम संस्कार से आपको कैसे मुक्ति मिल जाएगी? उसके बाद क्या था? उस लड़की की आत्मा ने हंसते हुए कहा, चलो बता देती हूँ। जिन जिन लड़कों ने मेरे साथ गलत किया था मैं उनको कब का मार चुकी हूँ और उनकी लाशें भी यहीं कहीं दफन है और उनकी आत्माएं भी यहीं भटक रही हैं। लेकिन किसी को पता ही नहीं कि वो यहाँ मरकर दफन हो गए। अब वो सालों सालों तक यहीं भटके रहेंगे और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। जाओ, मेरा अंतिम संस्कार होगा। मैंने अपना बदला ले लिया है। बस मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरे माता पिता मुझे यहाँ से ले जाए और मेरा अंतिम संस्कार कर दे ताकि मुझे इस भटकने की दर्द से मुक्ति मिल जाए। उसके बाद क्या था? सत्यजीत ने बहुत डरे डरे फोन किया और उसने 100 नंबर पर कॉल किया था। थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस वाले आ गए और उसके बाद पुलिस वहां पर आई। जब पुलिस वालों ने वहां पर लाश को देखा तब सबसे पहले उन्होंने सत्यजीत की गिरबान पकड़ी और पूछा, ये लाश यहाँ कैसे आई? तूने मारा है इसको? तूने मारा है? सच सच बता, वरना इतना मारूंगा कि याद रखेगा जिंदगी भर। उसके बाद सत्यजीत ने हकलाते हुए कहा, नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो बस यहाँ पर हल्का होने के लिए आया था। जब मैं इस पेड़ के पास हल्का हो रहा था तभी अचानक से मेरी नजर इस दूसरे पेड़ पर गई और मैंने देखा कि इस पेड़ के नीचे जो जमीन है वहां से कुछ निकल रहा है। मैंने जब ध्यान से देखा तो एक उंगली थी। ये देखकर मैं बहुत डर गया। फिर मैंने धीरे धीरे खोदना शुरू किया और पूरी लाश बाहर निकल आई और मैंने तुरंत आपको फोन किया है। सत्यजीत को भी पता था कि अगर वो सच बताएगा तो पुलिस वाले उसकी बातों पर तो यकीन करेंगे नहीं, उल्टा उसे ही आरोपी बनाकर उसे जेल में डाल देंगे। और इसलिए उसने ये सारी बातें कही। वो लड़की अभी भी सत्यजीत को वहीं पर नजर आ रही थी और सत्यजीत के अलावा वो लड़की किसी को भी नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद सारी जो छानबीन थी वो हुई और रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किए गए तो उसके बाद पता चला कि एक लड़की 6 महीने पहले गुमशुदा हो चुकी थी और ये उसी की लाश है। उसके बाद क्या था? उस लड़की के माता पिता को वहां पर बुलाया गया और बॉडी को सौंप दिया गया। उसके बाद पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो और भी आगे चलती रही, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन का क्या फायदा था क्योंकि उस लड़की की आत्मा ने पहले ही अपने कातिलों को सजा दे दी थी। इन सब चीजों में सत्यजीत को भी काफी महीनों तक परेशान होना पड़ा। रोज पुलिस के और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा कर उसने बहुत मुश्किल से अपने आप को बेकसूर साबित किया और उसके बाद उसकी जो जिंदगी थी वो तब जाकर नॉर्मल हो पाई। लेकिन उसे अपनी जिंदगी का एक ऐसा अनुभव मिल गया था जो हर किसी को नसीब नहीं होता। वह परेशान तो हुआ, उसे बहुत तकलीफ भी हुई, लेकिन उसे एक बात की खुशी थी कि वो एक भटकती हुई आत्मा के काम आया। उसने एक भटकती हुई आत्मा को मुक्ति दिलाई और अब वह आत्मा उसकी वजह से
मुक्त होकर यहाँ से जा चुकी है। लेकिन कहते हैं कि आज भी वो जितने भी आरोपी थे उन सभी की लाश उन्हीं पेड़ों के नीचे दफन है और आज भी उन्हीं की आत्मा वहीं पर भटक रही है और रोती बिलखती है और आने जाने वाले लोगों से भीख मांगती है कि कोई तो उनकी मदद करे और उन्हें भी वहां से मुक्ति दिलाए। लेकिन उनके पापों की वजह से कोई भी जिंदा व्यक्ति उन्हें देख नहीं पाता, ना ही महसूस कर पाता है।